हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संगीता माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स को प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक में मनु के परराष्ट्र जो संबंध हैं, परराष्ट्र नीति, उस पर चर्चा हम करेंगे, वो मैं पढ़ाऊँगी। जैसा कि हम लोगों ने पहले की वीडियोज़ में मनु पर बहुत सारी बात चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम परराष्ट्र नीति की बात करेंगे। मनु ने परराष्ट्र संबंधों के सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही पक्षों का महत्व बताते हुए उसको मनुस्मृति में चित्रित किया है, वर्णित किया है। हम मनु के जो सैद्धांतिक पक्ष है परराष्ट्र नीति का, उसको अगर देखें तो हम देख सकते हैं कि मनु ने परराष्ट्र संबंधों के सैद्धांतिक पक्षों में मंडल सिद्धांत, षाडगुण्य नीति एवं उपायों को सम्मिलित किया है। इसी तरीके से मनु ने उसके व्यवहारिक जो स्वरूप है उसको भी बताया है, और उसमें मनु ने दूत व्यवस्था, युद्ध की व्यवस्था, और उसी तरीके से उन्होंने जो गुप्तचर की व्यवस्था है उसको व्यवहारिक स्वरूप में बताने का प्रयास किया है। आज हम उसके परराष्ट्र नीति के सैद्धांतिक पक्षों पर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला है मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत अंतर्राज्य संबंधों के सुचारू संचालन के लिए राज्यों के वर्गीकरण पर बल देता है। इस सिद्धांत का मूल आधार यह मान्यता है कि एक सफल शासक को सदैव शत्रुओं की संख्या को कम से कम एवं मित्रों की संख्या को अधिक से अधिक रखने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार मंडल सिद्धांत को राष्ट्रों के मध्य शक्ति संतुलन का व्यवहारिक स्वरूप माना जा सकता है। मनु ने विजिगीषु अर्थात विजय चाहने वाला या सफलता का इच्छुक जो है राजा को राज्य का मंडल केंद्र स्थित माना है। राज्य मंडल के अन्य राज्यों की गणना व वर्गीकरण विजिगीषु के संदर्भ में ही किया गया है। राष्ट्रमंडल में 4 प्रकार के राज्य माने गए हैं। पहला मित्र, दूसरा शत्रु, तीसरा उदासीन और चौथा मध्यम। जिन राज्यों की सीमाएं परस्पर स्पर्श करती हों उन्हें मनु शत्रु राज्य मानते हैं। शत्रु राज्य का सीमावर्ती राज्य मित्र राज्य माना गया है। मनु उस राज्य को जिसकी सीमाएं शत्रु एवं मित्र दोनों राज्यों की सीमाओं से मिलती हों मध्यम का नाम प्रदान करता है, और इन सभी राज्यों से भिन्न राज्य को मनु ने उदासीन राज्य कहकर संबोधित किया है। मनुस्मृति में प्रतिपादित राष्ट्रमंडल के सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या 12 मानी गई है। विजिगीषु के अग्रभाग का सीमावर्ती राज्य अरि या शत्रु राज्य माना गया है। तत्पश्चात क्रमशः मित्र, अरि मित्र राज्य माने गए हैं। इसी प्रकार पृष्ठभाग का सीमावर्ती राज्य पाषाणीग्रह माना गया है। तत्पश्चात आक्रांत, पाषाणीग्रह सार एवं आक्रांत सार माने गए हैं। मनु के अनुसार आक्रांत सार मित्र प्रकृति के एवं पाषाणीग्रह व पाषाणीग्रह सार शत्रु प्रकृति के होते हैं। इसके अतिरिक्त मध्यम व उदासीन राज्यों को भी राष्ट्र विजिगीषु के अग्रभाग के 4, पृष्ठभाग के 1 मध्यम, 1 उदासीन एवं स्वयं विजिगीषु कुल मिलाकर 12 सदस्य कही गए हैं। मनुस्मृति में प्रत्येक राज्य की 5 द्रव्य प्रकृतियां बताई गई हैं। आमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, अर्थ एवं दंड इस प्रकार राष्ट्रमंडल के सदस्य कहे गए हैं। राजाओं सहित कुल प्रकृतियों की संख्या 72 मानी गई है। यानी हम जिस तरीके से 5 द्रव्य प्रकृतियों की बात करते हैं, 12 सदस्यों की बात करते हैं, उसको मिलाकर मनु 72 जो है प्रकृतियों की संख्या को निर्धारित करता है। मनु ने प्रत्येक राजा का एक कर्तव्य माना है कि वे राज्य की रक्षा एवं हित संवर्धन हेतु राष्ट्रमंडल में शत्रु एवं मित्र पक्ष के राजाओं की संख्या में उचित अनुपात बनाए रखे। इसके पश्चात हम दूसरे सैद्धांतिक पक्ष के तौर पर षाडगुण्य नीति को देख सकते हैं।
षाड्गुण्य नीति किसी राज्य द्वारा दूसरे राज्य के प्रति किसी विशिष्ट परिस्थिति में अपनाई जा सकने वाली नीति के विवेक सम्मत विकल्पों का विवेचन करती है। मनुस्मृति में इसके अंतर्गत 6 गुणों का विवेचन किया गया है, जिसमें पहला है संधि, दूसरा विग्रह, तीसरा यान, चौथा आसन, पांचवा द्वैधी भाव और छठा संश्रय। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि वह भली भांति विचार विमर्श के आधार पर इनमें से परिस्थिति के अनुकूल किसी विकल्प का चयन करें। सबसे पहले हम अगर इस षड्गुण्य नीति के अंतर्गत देखते हैं तो वो है संधि। राजा द्वारा तात्कालिक अथवा भविष्य में होने वाले लाभ को दृष्टिगत रखते हुए किसी दूसरे राज्य से मेल कर लेने को मनु ने संधि का नाम दिया है। मनु ने 2 प्रकार की संधि मानी है, एक समान कर्ता संधि और दूसरी है असमान कर्ता संधि। दूसरा षाड्गुण्य का जो गुण हम देख सकते हैं वो है विग्रह। राजा द्वारा किसी दूसरे राज्य को जीतने अथवा उसे पीड़ित करने की इच्छा से किया गया सशस्त्र आक्रमण विग्रह कहलाता है। मनुस्मृति में इसके 2 प्रकारों का विवेचन किया गया है। शत्रु पर विजय पाने के लिए शत्रु पक्ष की कमजोरियों का ज्ञान प्राप्त करके यदि कोई विग्रह किया जाए तो यह विग्रह का प्रथम भेद है, और दूसरे राजा द्वारा किसी मित्र पर किए गए आक्रमण के प्रतिकार में किया गया विग्रह का द्वितीय भेद है। अगर हम तीसरे गुण को देखना चाहें तो वह है यान। विजय की इच्छा से एवं शत्रु को पीड़ित करने के उद्देश्य से एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य पर किया जाने वाला आक्रमण यान कहलाता है। यदि समर्थ राज्य शत्रु को किसी आपत्ति से ग्रस्त देखकर उस पर आक्रमण करता है तो यह मनु के अनुसार प्रथम यान कहा जाता है, और यदि आक्रमणकर्ता राज्य स्वयं समर्थ न हो एवं मित्र से सहायता लेकर आक्रमण करे तो इसे मनु ने द्वितीय यान का नाम दिया है। मनु का परामर्श भी है कि राज्य द्वारा यान का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जबकि उसकी सेना बलवान हो व शत्रु पक्ष दुर्बल परिस्थिति में हो। चौथे गुण के तौर पर हम देख सकते हैं आसन को। राज्य द्वारा आक्रमण के स्थान पर उपेक्षा धारण कर युद्ध की प्रतीक्षा करना आसन कहलाता है। मनु द्वारा आसन के 2 प्रकारों का वर्णन किया गया है। सेना या कोष की क्षीण हो जाने की दशा में राज्य द्वारा उपेक्षा धारण करना प्रथम आसन है, और मित्र के अनुरोध पर युद्ध से उपेक्षा धारण करना मनु के मत में द्वितीय आसन है। या मनु ये भी कहता है कि आश्रय लेकर वह शत्रु को शांत रख सकता है, वह उस समय में स्वयं पुनः अपने बल को संगठित कर सकता है। 5वें गुण के तौर पर हम द्वैधी भाव को ले सकते हैं। इस गुण की व्याख्या करते हुए मनु ने लिखा है कि जब एक राजा अपनी सेना के कुछ अंश को किसी स्थान पर सेनापति के अधीन रखकर स्वयं कहीं और रहता है तो यह नीति द्वैधी भाव कहलाती है। सेना का कुछ भाग शत्रु से रक्षा हेतु सेनापति के अधीन करना प्रथम द्वैध एवं सेना के शेष भाग को राजा के साथ किले में रखना द्वितीय द्वैध भाग कहलाता है। अगर हम अंत वाला जो गुण है छठा उसको देखना चाहें तो वह है संश्रय, और इसमें मनु कहता है कि आपत्ति काल में आत्मरक्षा के लिए किसी दूसरे बलवान राजा से शरण प्राप्त करना संश्रय कहा गया है। मनु का मत है कि यदि द्वैधी भाव के माध्यम से भी राजा आत्मरक्षा करने में समर्थ ना हो सके तो संश्रय का सहारा लेना चाहिए। इसके पश्चात अगर हम सैद्धांतिक पक्ष को ही मनु के देखना चाहें तो उसमें तीसरे प्रकार में हम उपाय को ले सकते हैं, और उपाय के संदर्भ में मनु कहता है कि दूसरे राज्य को अपने पक्ष में करने हेतु समस्त भारतीय ग्रंथ उपायों का वर्णन करते हैं। मनुस्मृति में 4 उपाय साम दाम भेद एवं दंड माने गए हैं, और मनु के अनुसार विजिगीषु राजा को मंडल की विभिन्न प्रकृतियों के प्रति 4 उपायों यानी साम दाम दंड भेद से व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार अगर हम साम दान दंड भेद को भी देखना चाहें तो साम का अर्थ है विपक्षी को प्रेम प्रदर्शन एवं विशेष आदर करके अपने अनुकूल बनाने का प्रयास। दूसरा दान या दाम प्रतिपक्षी को धन व संपत्ति देकर अपने पक्ष के अनुकूल बनाने का उपाय दान कहलाता है।
दंड के तौर पर हम देख सकते हैं कि शत्रु को बल प्रयोग द्वारा अपने अनुकूल हो जाने के लिए बाध्य कर दिया जाए। और चौथा भेद, शत्रु की शक्ति को क्षीण कर देने के मंतव्य से शत्रु पक्ष व उसकी प्रकृतियों, उसके मित्रों, सहायकों आदि के मध्य फूट डालकर उनमें मतभेद उत्पन्न कर देने को भेद का नाम दिया गया है। इस प्रकार मनुस्मृति में परराष्ट्र नीति के सैद्धांतिक पक्ष का चित्रण करता है, उसका विवरण हमारे समक्ष इस रूप में रखता है। इसके पश्चात हम उनके व्यवहारिक पक्ष को देखेंगे। इसके लिए हम दूसरे वीडियो में व्यवहारिक पक्ष को जानने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।